नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं क्लास 11 हिस्ट्री के एग्जाम की स्ट्रैटेजी पर। समझते हैं कि कैसे इसमें बेहतरीन नंबर लाए जा सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, क्या हिस्ट्री में 80 में से 80 लाना मुमकिन है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और आज हम यही जानेंगे कि इस टारगेट तक पहुंचना कैसे है। तो हम 4 जरूरी चीजों पर बात करेंगे। पहले देखेंगे एग्जाम का ब्लूप्रिंट, फिर सिलेबस को तोड़कर समझेंगे, उसके बाद जानेंगे सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं, और आखिर में इन सब को मिलाकर एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसके पैटर्न को समझना जरूरी है। तो देखते हैं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आखिर दिखता कैसा है। तो थ्योरी पेपर होता है पूरे 80 मार्क्स का, और यही हमारा मेन टारगेट है जिस पर पूरा फोकस रखना है। और ये 80 नंबर लाने के लिए कुल 34 सवालों का सामना करना होगा। इसमें मैप वाला सवाल भी शामिल है। हाँ, ये भी याद रखना है कि 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट वर्क के भी हैं, तो 80 + 20 हो गए पूरे 100। ओके, तो अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, 21 मार्क्स तो सीधे सीधे 21 MCQs से आ रहे हैं। लेकिन असली खेल यहाँ है। सिर्फ 3 लॉन्ग आंसर वाले सवाल आपको 24 नंबर दिला सकते हैं। मतलब एक सवाल 8 नंबर का। यहीं पर स्मार्ट स्ट्रैटेजी काम आती है। ठीक है, पेपर का पैटर्न तो समझ आ गया है। अब ये देखते हैं कि ये 80 नंबर पूरे सिलेबस में कैसे बटे हुए हैं। अब ये चार्ट देखिए, ये एक तरह से पूरे सिलेबस का एक्सरे है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आधुनिकीकरण की ओर वाला जो सेक्शन है वो 25 नंबर के साथ सबसे ज्यादा वजन रखता है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन आए प्रारंभिक समाज। इसमें सिर्फ एक चैप्टर है मेसोपोटामिया वाला, और ये अकेला चैप्टर आपको सीधे सीधे 10 नंबर दिलाएगा। इसके बाद है सेक्शन 2 साम्राज्य, जो टोटल 20 नंबर का है। इसमें 2 बड़े एम्पायर्स पढ़ने हैं, रोमन और मंगोल, और दोनों को बराबर 10-10 नंबर का वेटेज दिया गया है। फिर आता है सेक्शन 3 बदलती परंपराएं। ये भी 20 नंबर का है। इसमें हम यूरोप के सामंतवाद और पुनर्जागरण के बारे में पढ़ते हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 4 आधुनिकीकरण की ओर। ये अकेला 25 नंबर का है, और इसमें भी जो चैप्टर जापान और चीन पर है, आधुनिकीकरण के रास्ते, वो अकेले ही 15 नंबर का है। समझ रहे ना? ये पूरे सिलेबस का सबसे कीमती चैप्टर है। तो सिलेबस का पूरा मैप अब हमारे सामने है। अब असली सवाल ये है कि इस मैप पर खजाना कहाँ है, मतलब कौन से टॉपिक्स हैं जहां मेहनत करने से सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। आधुनिकीकरण, साम्राज्य और बदलती परंपराएं, सिर्फ ये 3 सेक्शन मिलकर ही 80 में से 65 नंबर बना रहे हैं। सोचिए, 65 मार्क्स। अब ये एक बहुत ही जरूरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। साम्राज्य और बदलती परंपराएं दोनों ही 20-20 नंबर के हैं, है ना? लेकिन उनसे पूछे जाने वाले सवालों का टाइप अलग हो सकता है। जैसे साम्राज्य वाले सेक्शन से लंबे 8-8 नंबर वाले सवालों के आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। वहीं बदलती परंपराएं वाले सेक्शन से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो करना क्या है? इन हाई वेटेज चैप्टर्स के अंदर भी कुछ खास टॉपिक्स पर पकड़ बनानी है। जैसे आधुनिकीकरण के रास्ते में चीन और जापान का मॉडर्नाइजेशन, रोमन एम्पायर में उसकी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, और यायावर साम्राज्य में चंगेज खान का उदय। ये वो हॉट टॉपिक्स हैं जहां से बड़े सवाल बनते ही बनते हैं। तो अब तक हमने जो भी समझा, जो भी एनालाइज किया, उसे एक साथ मिलाकर एक क्लियर एक्शन प्लान बनाते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो कामयाबी का रास्ता आसान कर दे। तो एक कामयाब स्ट्रैटेजी इन 5 स्टेप्स पर टिकी हो सकती है। स्टेप 1, सबसे ज्यादा वेटेज वाले सेक्शंस को पहले खत्म करें। स्टेप 2, साम्राज्य वाले सेक्शन से लॉन्ग आंसर्स की जबरदस्त तैयारी करें। स्टेप 3, बदलती परंपराएं से सोर्स बेस्ड सवालों की खूब प्रैक्टिस करें। स्टेप 4, आधुनिकीकरण के रास्ते वाले 15 नंबर की चैप्टर को तो घोल कर पी जाना है। और स्टेप 5, मैप वर्क के वो 5 पक्के नंबर बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। तो आखिर में एक बात याद रखनी है, हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स और डेट्स का खेल नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का भी खेल है। ये इस बात की कला है कि जानकारी को कैसे पेश किया जाता है,
तो अब सवाल ये है कि इस पूरे एनालिसिस के बाद सफलता के लिए आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी क्या होगी?